वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। जो वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर ये है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था और फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम किया एंड वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दैट। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर आल्सो वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम देख लेते हैं, कंसेप्ट नहीं, जस्ट अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज, वी नो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड मोमेंटम इज m into v. Clear? Momentum is mv. So now we will just relate these two. इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? Either you put the value of v from here, है ना? इससे वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो v we can write as p divided by m. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? half m p divided by m square. So kinetic energy and momentum will be related as p square. यहाँ पे m है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा। तो p स्क्वायर नीचे m स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल होगा, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये जो रिलेशन है कई जगह यूज हो जाता है, तो बस इसको याद रखेंगे या फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं। आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, मोमेंटम पता है, आप ये निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, जस्ट k भी लिख सकते हैं हम, तो p इज इक्वल टू √2mk। ठीक है, p इज इक्वल टू √2mk या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो अब हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें यह है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300%। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300%, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है चीज? काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज कितना है? 300%। ठीक है, इसका मतलब 300% मतलब 3 टाइम्स, 100% मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की मान लो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज k। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज k। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसमें परसेंटेज चेंज कितना है? 300%। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ke2 विल बी ke1 प्लस डेल्टा ke, ke1 प्लस डेल्टा ke। तो ke1 कितना है? k है। अब हमारे पास डेल्टा ke कितना है? इट इज 300%। कितना है? 300%। क्लियर है ये चीज? 300% मतलब अगर आप 300% निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का कितना आएगा वो? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका 300%, इसका 300% मतलब 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप कोई एक वैल्यू ले रहे हो, 100% मतलब कंप्लीट दैट वैल्यू, 200% मतलब ट्वाइस, 300% मतलब थ्राइस, है ना? तो 300% ऑफ दिस डेल्टा ke क्या है? 300% ऑफ दिस मतलब 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये कितना है? परसेंटेज चेंजेस 3k। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? इनिशियल प्लस चेंज। तो हमारे पास फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 4k। कितना है? 4। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब ये बताओ कि हाउ विल यू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अब हमें ये पता है कि भाई मोमेंटम में भी वेलोसिटी आती है, काइनेटिक एनर्जी में भी वेलोसिटी आती है। अब यहां से एक चीज ये देखो कि इफ यू इंक्रीज दिस वेलोसिटी, आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया, ठीक है, अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 1 इज हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी सेकेंड निकाली व्हेन द वेलोसिटी वाज डबल्ड, तो हाफ एम 2v स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये हाफ एम v स्क्वायर इंटू 4 आएगा। यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हम लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं एकदम शुरू में रेक्टिलिनियर में, व्हेन वी वर डूइंग द डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती थी 0, देन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आता था, है ना? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हमारे पास जब इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। सो इफ यू टेक t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट आया मान लो a। सो इन 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? इट विल बी 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 4a। इन 3 सेकेंड्स इट विल बी 9 टाइम्स। सो यहाँ पे दिस फंक्शन
it is proportional to velocity square, proportional to square of velocity. So if I double the velocity, kinetic energy will be 4 times. If I make thrice of the velocity, kinetic energy will be 9 times. अगर हमने 4 times किया, this will become 16 times. क्लियर है चीज? तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है इट इज 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ऐसा कब होगा भाई, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, हाफ तो कांस्टेंट रहने वाला है. अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, इट मींस वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी डबल हो गई. क्लियर है चीज? तो यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पक्का डबल हुई होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुई. वेलोसिटी ट्रिपल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी. तो यहां से आई कैन राइट कि वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो v डैश अगर हम लिखें तो v डैश इज 2v, v डैश इज 2v, दैट्स व्हाई ke डैश या ke2 कितना है, हाफ, ke2 इज हाफ m 2v स्क्वायर, सो इट इज 4ke1, दैट इज 4 हाफ mv स्क्वायर, 4 हाफ 4 into हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आपके पास वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी. बट लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम. सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दिस इज अ कांस्टेंट. मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर आप वेलोसिटी डबल करेंगे, मोमेंटम विल बी डबल्ड. इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, मोमेंटम विल बी 3 टाइम्स. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी to 2v, from v to 2v, then kinetic energy is changing from ke1 to 4ke1. क्लियर ये चीज? जब हमने मोमेंटम की बात की तो मोमेंटम इज mv. सो अगर इनिशियल मोमेंटम है हमारा p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p फाइनल विल बी, बिकॉज वेलोसिटी इज नाउ डबल्ड, तो क्या होगा m into 2v, p फाइनल विल बी 2mv. सो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम इज डबल्ड. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज. क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं, भाई पहले था p और बाद में हो गया 2p, तो परसेंटेज चेंज क्या है. अगर इसको हम ऐसे लिखें, p इनिशियल इज p, p फाइनल इज p प्लस डेल्टा p. क्लियर है चीज? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम इज 2p, मतलब डेल्टा p कितना है, डेल्टा p इज इक्वल टू p. अब यहाँ पे अगर आप देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा p डिवाइडेड बाई p इनिशियल इंटू 100. तो डेल्टा p क्या है, इट इज, डेल्टा p क्या है, पहले p था फिर 2p हो गया, इसका मतलब डेल्टा p क्या है, p डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या है इंटू 100, कितना आया, इट इज 100%. ऑब्वियस है ना, हमने p में अगेन p जोड़ दिया तो 100% हमने उसको चेंज कर दिया, हमने 100% से उसको इंक्रीज कर दिया. पहले p था और हमने उतना का सारा अमाउंट जो p है उसको 100% हमने उसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा वो p प्लस p, इट विल बिकम 2p. तो यहाँ पे इफ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, इट हैज चेंज्ड बाय 300%, तो मोमेंटम कितने से चेंज हो जाएगा, मोमेंटम विल गेट चेंज्ड बाय 100%. तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हम इस इक्वेशन को भी यूज करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे, या तो लेक्चर में ही आ जाएंगे या फिर आपकी प्रैक्टिस में पक्का आएंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास है कि देयर इज अ कार्ट ऑफ 100 kg व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी v is equal to t square by 2. v is equal to t square by 2 at t is equal to 0 seconds it has started, है ना. Now we have to find out the work done by force. We don't have force directly, but we have to find out the work done by force in 10 seconds. We have two cases. In first case we have to find out work done with respect to man sitting on the cart, and in second case man on the ground. ठीक है, with respect to a man who is on the ground. तो ये दो केसेस है हमारे पास, दोनों केसेस में हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. So do we have force here? हमारे पास क्या फोर्स की वैल्यू गिवन है? No. Can we find out force? Yes. हमारे पास क्या है? Velocity is as a function of time. Velocity is a function of time. Velocity is a variable. It means there is a acceleration, and obviously with time velocity will increase. With time velocity will increase. इसका मतलब acceleration भी कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है. इट मींस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना. इसी साइड फोर्स है, इसी साइड वेलोसिटी, इसी साइड एक्सेलरेशन है, इसी साइड डिस्प्लेसमेंट है. सो वी विल फाइंड आउट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड देन वी विल फाइंड आउट द वर्क. तो ट्राई करेंगे प्रॉब्लम.
पॉज करके ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। So let's see the solution of this question. We have a cart of mass 100 kg which is moving with v is equal to t square by 2. In this case force is not given, so we will have to find out the force. Force कैसे find out करेंगे? So अगर velocity given है, we can find out acceleration और mass into acceleration will be force. So v is equal to है t square by 2. Now we know कि acceleration is nothing but dv divided by dt, which is differentiation of this 2 into t divided by 2. Differentiation of this will be 2 into t divided by 2. So acceleration is t. Now force, can we find out the force? Yes, force is nothing but m into a. m is 100 and acceleration is t. So force आ गया हमारे पास 100 t. Force is 100 t. Now again force is time dependent. At t is equal to 0, force कैसा था? It was 0. When time is increasing, force is also increasing. Clear है? तो फोर्स इज अ वेरिएबल, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है तो हमें डेफिनेटली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग को अगर छोटा सा वर्क डन निकालना है कि लेट्स से कि कोई टाइम इंस्टेंट t है, एट दैट इंस्टेंट देयर वाज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट व्हिच इज 100t. एट सम इंस्टेंट t द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कार्ट इज 100t एंड इन दैट आफ्टर दैट t हम लोग एक छोटा सा टाइम लेंगे dt जिसमें वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा ds एंड व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द f डॉट ds where f and ds both are in the same direction again. क्यों? Because force भी इसी साइड लग रहा है and motion भी इसी साइड है. Force and displacement are in the same direction, तो हमारे पास थीटा आ गया 0, cos theta is equal to 1. So small work done will be dw and that small work done will be f dot ds, जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा f ds. Clear है? So now we have force. I want to find out ds. So if this cart is moving with velocity v is equal to t square by 2 at some instant t, this is at t is equal to 0, velocity is 0, acceleration is 0, force is 0, but slowly it is increasing. कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, but it is increasing with time. So at some instant t, v is equal to t square by 2 है, a is equal to t है, force is equal to 100t. Clear? Now at that instant force was acting at that instant force was acting which was equal to 100t. Now we want to find out कि एक छोटा सा displacement after that time t, छोटा सा displacement for that small interval we can take force as constant और फिर हम लोग निकालेंगे छोटा सा वर्क डन एंड थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करते जाएंगे। यही करते हैं हम लोग हमेशा। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे भाई, एट t इज इक्वल टू t से t प्लस dt में कुछ तो छोटा डिस्प्लेसमेंट उसने किया होगा ना। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि ds by dt इज इक्वल टू होता है v, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू ds by dt. इट मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज v dt. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इफ वी हैव टाइम dt, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम dt टाइम विल बी v into dt. Velocity for that small instant which can be taken as constant, तो v into dt. So we have v है हमारे पास, तो ds क्या आ जाएगा, ds will be v dt and v is t square by 2 into dt. तो यहां से हमारे पास क्या आया, f is 100t into ds is t square by 2 into dt. Clear? Now in the question we have to find out the work done from t is equal to 0 to t is equal to 10. तो t is equal to 0 to t is equal to 10 लिमिट्स पुट कर देंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू 100 is 100 and this 2 will get cancelled, तो 50 inside integration we have t cube dt. Clear? Integrate this from 0 to 10. 50 t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट विल बी t to the power 4 divided by 4 from 0 to 10. तो ये 50 divided by 4 into 10 to the power 4. क्लियर है चीज? जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से we can find out वर्क डन कि हमारे पास वर्क डन कितना आया from t is equal to 0 to t is equal to 10. Okay, we had two questions here with respect to man sitting on the cart and with respect to man on the ground. क्लियर? तो अब ये बताओ कि दिस वर्क डन इज विथ रिस्पेक्ट टू विच मैन, किसके रिस्पेक्ट में है ये वर्क डन। सो दिस आपको ये मोशन जो है, फोर्स इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, पहले ही बताया फोर्स
इस फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये तो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्क डन आया है ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन सिटिंग ऑन द कार्ट और विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऑन द ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में ये, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऑन ग्राउंड, मैन ऑन द ग्राउंड। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि when you are sitting on the cart, आपको कार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा, at any instant or at any small interval you will see that cart is at rest because you are sitting on the cart। तो कार्ट आपका फ्रेम है एंड आप जिस फ्रेम में बैठते हैं उसको रेस्ट में मान लेते हैं, आपको रेस्ट में लगने लगता है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू कार्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट विल बी 0। फोर्स लग रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट, क्लियर है। लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो हम लोगों ने अभी तक जो प्रॉब्लम किए हैं उसमें वर्क डन निकाले हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकाले। आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड कि एक कार्ट है जो कि इतनी वेलोसिटी से जा रही है, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस ऑब्जर्वेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे वर्क डन जो आया दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। कार्ट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0, क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन द कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मैन सिटिंग ऑन द कार्ट, आपको कार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाई देगा 0। इफ 0 डिस्प्लेसमेंट इट मींस वर्क डन इज 0, इफ 0 डिस्प्लेसमेंट इट मींस वर्क डन इज 0। So we'll see next question. In this question we have a block with velocity v which is attached to a spring which is at its natural length L0 and इसका spring constant है k, then we have to find out what will be the maximum elongation of this spring. If this block is moving with velocity v at t is equal to 0, then we have to find out maximum elongation of the spring. Can we do this? इसको भी try करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है भाई, just observe the process, what is happening in this process. So this block has velocity v, so it will move in forward direction, and when the block will move in forward direction, the spring will get extended. When spring will start getting extended, then there will be a force due to spring acting on this block in exactly opposite direction of its motion, and when that force will start applying on the block, its velocity will decrease, ठीक है। अब फोर्स लगे जा रहा है, उस पे लगे जा रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग स्लोली। एक पॉइंट आएगा व्हेन वेलोसिटी विल बिकम 0 because there is a continuous force which is opposing the motion. There is a continuous force which is opposing the motion. Also that force is getting increased because as deformation is increasing, force is increasing. So force is increasing, it means acceleration of the block is increasing and velocity is decreasing. Clear? So at some instant, ठीक है, this block will go like this. Slowly its velocity is decreasing. Velocity का direction ये है, but it is slowly decreasing. So क्या होगा? Velocity will decrease. At some point, the block will come at rest. उसके बाद क्या होगा? The force was continuously acting in opposite direction and velocity was in this direction initially. तो force क्या होगा? Force is continuously acting on the particle. तो क्या होगा? वो आगे जाएगा, धीरे-धीरे उसकी velocity कम होगी, फिर वो rest में आ जाएगा. And because force was acting continuously in this direction, अभी भी deformation क्या है? Elongated ही है ना spring. तो elongated ही है spring, it means force अभी भी इधर ही लगे जा रहा है. The block will take turn, it means it will not take turn. ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आने लगेगा. Motion कैसा हो जाएगा? Opposite. तो after this instant, its velocity will be in this direction. तब क्या होगा? यहाँ पे आके the spring has elongated and after this block started moving backward. So elongation will decrease. So at which instant the elongation will be maximum? The instant at which velocity has become 0. जहाँ पे velocity क्या हो गई है? 0 हो गई है, clear है? तो यहाँ पे spring is getting elongated और उसके बाद force लगे जा रहा है पीछे, तो पहले ऐसे जाएगा, velocity 0 हो जाएगी, बेचारा रेस्ट में आ जाएगा, फिर ऐसे आने लगेगा. When the block started moving in opposite direction, it means deformation will start decreasing, elongation will start decreasing. तो हमें find out करना है maximum elongation. Maximum elongation will happen at this instant when velocity has become 0. So at this starting, this block has some kinetic energy. कितनी है? Half mv square. ठीक है? Half mv square is the energy of this block. Now if we will say कि इसका elongation maximum कब हुआ? इसका elongation maximum कब हुआ?
सो इफ दिस एनर्जी, इसका जो वर्क डन है, वर्क डन बाय स्प्रिंग किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन दी इलोंगेशन या फिर डिफॉर्मेशन, इट डिपेंड्स ऑन द डिफॉर्मेशन। तो जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा इट मींस वर्क डन ऑन द स्प्रिंग उतना ज्यादा है। हमने डिराइव किया था नहीं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग या वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। इफ वी वांट टू इलोंगेट और compress a spring from its natural length, we will have to do some work, and in that case work done by spring will be negative। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर ये सारी की सारी एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये हो जाए जीरो, ठीक है, यहाँ इस ब्लॉक पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, व्हिच इज दिस स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम वर्क जब करेगा तब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। इन दिस केस इट इज डिफॉर्मेशन। इफ दिस ब्लॉक वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन तब क्या होता? उस केस में होता कंप्रेशन। इन दिस केस डिफॉर्मेशन इज इलोंगेशन। सो जब इसका वर्क डन मैक्सिमम होगा तभी क्या होगा? उसका इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। क्लियर है? सो व्हेन दिस स्प्रिंग हैज मैक्सिमम वर्क डन इट मींस इट्स इलोंगेशन इज मैक्सिमम। एंड वो कब होगा? मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? यहाँ पे इस ब्लॉक पे अगर हम देखें तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली दिस ब्लॉक इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग इन वर्क डन। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. We have only one force which is spring force is equal to delta KE. क्लियर है? तो यहाँ पे डेल्टा KE मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम इज इक्वल टू यही हो सकता है कि पहले हाफ mv² थी, बाद में जीरो हो गई, तो क्या होगा? मैक्सिमम चेंज क्या हुआ? हाफ mv²। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है अगर वो इसके वर्क डन में चली जाए, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इसके वर्क डन में चली जाए तो वही क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा और एट दैट इंस्टेंट मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो इसको हम लोग आगे जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे उससे सेम प्रॉब्लम को हम करेंगे और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि जो भी एनर्जी हमारे पास है, वॉट एवर एनर्जी दिस ब्लॉक हैज, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क डन ऑन दिस स्प्रिंग। ठीक है? बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन वी कैन डू। Whatever maximum work done this spring will do, that will be change of its kinetic energy. Change of work done maximum कब होगा? When kinetic energy change is maximum. Kinetic energy change maximum कब होगा? When this energy will become finally zero. Clear है? तो यहाँ पे एक तो पहला केस हमने देख लिया कि क्या होगा? This block will move in this direction. Force will start acting in this direction, and at some instant its velocity will become zero. And then block will start moving in backward direction, and we just don't want this block to move in opposite direction. Before that only हम क्या करेंगे? Maximum elongation देख लेंगे, क्योंकि after that elongation is going to decrease. So instant at which velocity of the block has become zero, velocity zero, it means kinetic energy has become zero. So the instant at which its velocity has become zero or its kinetic energy has become zero is the instant जहाँ पे क्या होगा? ये इसका elongation will be maximum. तो हमने क्या किया? हमें कंडीशन ये कि भाई इनिशियली कंडीशन क्या है? इनिशियली द ब्लॉक हैज वेलोसिटी v, स्प्रिंग की लेंथ है L0, एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज हाफ mv²। फाइनली क्या हुआ? फाइनली द वेलोसिटी हैज बिकम जीरो, लेंथ इज सम L0 प्लस x। क्लियर? एंड एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज अगेन जीरो। सो यहाँ पे क्या होगा? हमने देखा ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक in this direction, which is force of spring force. So work done by all the forces is equal to change in its kinetic energy. Now in which interval we are finding out the kinetic energy? The interval from v is equal to 0 to v is equal to this velocity to v is equal to 0. ठीक है? तो kinetic energy में change क्या हुआ? Final kinetic energy is 0. Initial kinetic energy is half mv². Now we will find out work done by spring force because there is only one force. So force is acting in this direction, which is equal to kx. At some elongation, the force is kx, which is acting in this direction. Displacement is happening in this direction. It means work done कैसा आएगा? Work done will be negative. Work done will be negative. On this block, only one force is acting, which is equal to kx. X is the deformation, and the force is acting in this direction. Displacement is happening in this direction. तो यहाँ पे वर्क डन कैसा आएगा? इसको हम लिखेंगे माइनस kx dx इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to x। समझ में आई ये बात? फोर्स इज एक्टिंग, यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है,
व्हेन इलोंगेशन हैज हैपेंड बाय x, इस पे फोर्स लग रहा है kx। क्लियर? नाउ विद एट दिस इंस्टेंट, जब उसका इलोंगेशन x हो चुका है, एट दैट इंस्टेंट वी आर सेइंग फोर्स लग रहा है kx, एंड वी विल फाइंड आउट वेरी स्मॉल वर्क डन जिसमें ये डिस्प्लेस हो चुका है बाय dx। So in this dx we can consider this kx as constant because this change is very small. तो work done, जो small work done आएगा, that will be kx force into displacement into angle, cos of angle between them which is 180 degree. So यहाँ पे आ गया माइनस force displacement cos थीटा। अब कहाँ से कहाँ जाना है? This x is varying from, पहले when the spring is in its natural length, तो elongation क्या है? 0, x क्या है? 0। when the kinetic energy has become 0, तब हमारा जो elongation है वो क्या है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे you can write x max also, है ना? elongation मैक्सिमम वाली कंडीशन तक ही जा रहे हैं ना हम लोग। we are taking the condition of velocity is equal to v to velocity is equal to 0। at velocity 0 the elongation is maximum, so मैंने लिख दिया x max। तो यहाँ पे बाहर आ गए x square by 2, इंटीग्रेशन ऑफ x square by 2 from 0 to x max is equal to minus half mv square। क्लियर? सो इससे आ जाएगा हमारे पास हाफ कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x max square is kx max square is equal to mv square। तो x max आ गया हमारे पास v into root m by k, v into v बाहर आ जाएगा root m by k। this will be the maximum elongation, this will be the maximum elongation of spring। I hope clear है आपको ये। next question is we have a pendulum which is released from its horizontal position। पहले हमने क्या किया? पेंडुलम को horizontal position से रिलीज किया। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे आएगा, हमने इसको रिलीज किया तो ये कुछ ऐसे मूव करके आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे जस्ट रिलीज, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट हमने इसे रिलीज कर दिया। ठीक है? तो अभी क्या होगा? ये नीचे आएगा। नाउ व्हेन दिस पेंडुलम इज एट थीटा डिग्री विथ वर्टिकल, व्हेन इट इज मेकिंग थीटा डिग्री विथ वर्टिकल, एट दैट इंस्टेंट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। कैसे करेंगे इसको? भाई अगेन वी हैव ग्रेविटी एज अ फोर्स, ग्रेविटी एज अ फोर्स, टेंशन इज ऑल्सो देयर। इस पे क्या लग रहा है? इधर लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है mg, but work done by tension will be 0। Why? Because angle between the displacement and force is 90 degree। ये देखो यहाँ पे भी क्या होगा? displacement will be in this direction। यहाँ पे जब आ जाएगा displacement will be in this direction, यहाँ पे जब आ जाएगा displacement will be in this direction। तो displacement is always, उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टेंशन एक्ट्स along the length of the string। it means force and displacement are perpendicular, work done by tension will be 0। so now we have to find out velocity here। so velocity we can relate it with kinetic energy, and यहाँ पे kinetic energy and there is a force, so we can relate work done by that force and this kinetic energy by using work energy theorem, and we can find out its velocity। तो यहाँ पे क्या है? इनिशियली वेलोसिटी इज 0। ठीक है? वेलोसिटी इज 0 हियर, और जब ये थीटा एंगल बना रहा है विथ वर्टिकल, तो हमने मान लिया देयर इज सम वेलोसिटी v। क्लियर है? सो देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल व्हिच कैन डू वर्क। आई एम सॉरी, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल व्हिच विल डू सम वर्क। ये वाला फोर्स तो क्या होगा? इट विल नॉट डू एनी वर्क। ठीक है? तो हमने क्या किया? वर्क डन बाय अगेन ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू डेल्टा ke। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सो डेल्टा ke इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। ठीक है? हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। वर्क डन बाय टेंशन इज 0। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटी। So gravitational force is acting in downward direction, and इसका displacement, work done by gravity depends only on the vertical displacement। it only depends on the vertical displacement। clear है ये चीज? तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि vertical displacement कितना हुआ। तो पार्टिकल पहले इस हाइट पे था, पार्टिकल पहले इस हाइट पे था, now it is at this height।
है ना, जब वो इस जगह व्हेन इट इज मेकिंग थीटा डिग्री विथ वर्टिकल द पार्टिकल इज एट दिस हाइट, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पार्ट। क्लियर है ये चीज, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पार्ट। सो इफ दिस इज L, गिवन होना चाहिए ये L है, इफ दिस इज L देन ये क्या हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी, यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिस विल बिकम L cos थीटा। क्या है ये, L cos थीटा। इट मींस द पार्टिकल हैज कम डाउन बाय L cos थीटा, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इट विल बी mgh, है ना, force is in this direction, displacement is in this direction, work done will be positive. So mgh, where h is L cos theta, work done by tension is 0 and change in kinetic energy is half mv square. So we got v is equal to 2gl cos theta to the power half. So velocity when it is making theta degree with vertical is equal to 2gl root of 2gl cos theta, root of 2gl cos theta. क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, बिकॉज ओनली वर्क इज ओनली डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, द टेंशन इज नॉट डूइंग एनी वर्क, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। क्लियर है। तो सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो आप जो भी क्वेश्चन है वो पहले खुद से सॉल्व करो, क्योंकि हर जगह हम लोग सिर्फ वही कंसेप्ट लगा रहे हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट। So next question is, a block, initially the spring is in its natural length and system is released. The spring is in its natural length and spring is released. The system is released. Clear? So now ये जो भी mass m का block है, some force is acting on that block. Some force is acting on that block. कौन सा force लग रहा है? Gravitational force. क्या spring का कोई force है अभी? No. When the system is released, the spring was in its natural length. It means there is no spring force. So only downward force is there. So just analyze the situation. Only gravitational force, mg, weight के कारण जो force लगता है, that force is there. ठीक है? So this block will move down. As this block will start moving down, क्या होगा? Because of this deformation, spring will get extended. Deformation will happen. It means there will be some force acting on the block in upward direction. So now we have a downward force, we have upward force. Clear है ये चीज? So इसको पहले erase करते हैं, उसके बाद अच्छे से part by part analyze करते हैं. So if we see this spring, the moment at which the system is released, there is only one force mg acting in this direction and there is no force acting in opposite direction. ठीक है? So what will happen? This block will start moving down. As block will start moving down, the deformation will happen and slowly deformation will increase. Block नीचे आ रहा है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा. This process will happen very fast. लेकिन हम इसको छोटा मतलब थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं बेसिकली. तो क्या होगा? This block will move down, deformation होगा, so force will start acting in opposite direction. Clear है ये चीज? कोई इंस्टेंट आएगा when mg will become equal to kx. Because this force is continuously increasing, तो कभी ना कभी तो mg and kx equal होंगे ना, and at that instant net force on the block is 0. Net force on the block is 0. mg is equal to kx. But before this, definitely mg was greater than kx. इसलिए तो block was coming down and deformation was increasing and it was kept on increasing. और फिर instant आया जब दोनों क्या हो गए? Equal हो गए. बट आफ्टर दिस क्या होगा? इसके पहले ये हुआ, इसके बाद क्या होगा? mg is constant, mg is not increasing. लेकिन इसके पहले क्या था? f net was downward. समझ पा रहे हो ये चीज? Because mg was greater, kx was smaller, f net was downward. It means acceleration was in downward direction. Acceleration was in downward direction. ठीक है? Acceleration was in downward direction. So up to this instant, ये जो kx is equal to 0 से लेकर के यहाँ तक what is happening in between क्या हो रहा है? There is f net which is acting downward. तो यहाँ पे क्या होगा? Acceleration होगा downward. Velocity of block will increase. Clear है? अब इस इंस्टेंट तक वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्या हुआ? ब्लॉक वाज कमिंग डाउन, mg वाज ग्रेटर देन kx. ठीक है?
इस मोमेंट तक, सो एक्सेलरेशन वाज एक्टिंग डाउनवर्ड। हाँ डेफिनेटली एफ नेट कितना था इस पे, एफ नेट वॉज इक्वल टू डाउनवर्ड mg माइनस kx, ये था। बट नाउ दिस वॉज इंक्रीजिंग, इट मीन्स दिस होल थिंग वॉज डिक्रीजिंग, इट मीन्स एक्सेलरेशन वॉज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन वॉज डिक्रीजिंग, इसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा था, बट था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ना, इट मीन्स वेलोसिटी वॉज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एफ नेट इज इक्वल टू 0 हुआ तो वहां पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो हमारे दिमाग में होता है ना कि भाई इफ एफ नेट इज 0, एफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, पार्टिकल रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, पार्टिकल रुकता नहीं है, पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट वेलोसिटी। और अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, इफ इट हैड सम वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट वेलोसिटी। सो एट दिस इंस्टेंट एफ नेट इज इक्वल टू 0, बट वेलोसिटी इज नॉट 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, इट मींस दैट ब्लॉक विल फर्दर मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जाएगा, इट विल फर्दर मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या होगा, फिर kx बढ़ना शुरू होगा। तो नाउ आफ्टर दिस kx विल स्टार्ट गोइंग बियॉन्ड दिस वैल्यू, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट mg इज इक्वल टू kx हो गया, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं थी, सो ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन डिफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, डिफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज इंक्रीजिंग, सो kx will become greater than mg, kx will become greater than mg। अब क्या होगा, now mg is in downward direction, kx is in upward direction, kx is greater than mg, it means force किधर हो गया, net force हो गया upward, F net is in upward direction, which is equal to F net is equal to कितना आ रहा है, kx minus mg, kx minus mg किधर लग रहा है, upward direction लग रहा है। क्यों, because kx has become greater now, इसका elongation हुए जा रहा है, kx is greater than mg, so acceleration will be in downward direction। Now what will happen, velocity will start decreasing, so after this instant यहाँ पे क्या हो जाएगा, velocity will start decreasing, पूरा words में लिखेंगे, clear। तो क्या हुआ, kx was initially it was in natural length, we released the system, because of mg block is coming down, elongation is increasing, so kx is increasing, but still kx is less than mg, ठीक है। slowly the block, because block is moving down, kx will increase because x is increasing, so kx will increase। एक instant आएगा when mg will become equal to kx, लेकिन जब तक mg is equal to kx, up to that instant acceleration was downward, velocity was increasing, so when f net has become 0, velocity is not 0, so block will move further in downward direction, and after this instant block will keep on moving, kx will keep on increasing, it will become more than mg, so after this instant velocity will start decreasing, so क्या हुआ, पहले velocity increased and then velocity, मतलब पहले velocity increased and then velocity start decreasing, so velocity maximum कब थी, maximum थी इस instant पे, because up to this instant velocity was increasing, after this instant f net has become upward, mg is less than kx, that's why f net has become upward, acceleration is up in upward direction, velocity is in downward direction, so acceleration will oppose the velocity, so after this instant velocity will start decreasing, it means at this instant velocity is maximum, now what will happen, velocity was maximum, block was moving further in downward direction, acceleration was acting in upward direction, so अब क्या होगा, velocity is decreasing, it means there will be an instant when velocity will become 0, तो इसके बाद एक instant आएगा, because velocity is decreasing, so at some instant velocity will become 0, तो क्या हो रहा है भाई, वो नीचे जाए जा रहा है, फिर velocity will become 0, now block will start moving in upward direction, अब तक तो block नीचे ही जा रहा था, till this moment block was moving downward, and because it was moving downward, deformation was increasing, लेकिन after this instant velocity will become, now velocity is 0, still force is acting in upward direction, kx is greater than mg, so कहाँ पे लग रहा है net force, ऊपर ही लग रहा है, so velocity will become 0 and now block will start moving in upward direction, तो ये कौन सा instant हो गया, this is the instant of maximum elongation,
कब हुआ मैक्सिमम इलोंगेशन? जब वेलोसिटी हैज बिकम जीरो, वेलोसिटी हैज बिकम जीरो, है ना। यहाँ पे कब हुआ मैक्सिमम इलोंगेशन? जब वेलोसिटी हो गई है जीरो, क्योंकि जब तक वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो वो तब तक इलोंगेट होता रहेगा जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, बिकॉज फर्स्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, इट विल बिकम जीरो एंड देन इट विल take a turn or it will start moving in opposite direction. But up to this instant, कौन सा instant? When velocity has become zero. Up to this instant जो उसका motion है वो तो downward ही था. It means spring was continuously getting elongated. अब हमें निकालना है maximum elongation and maximum velocity. So this is the instant of maximum velocity and this is the instant of maximum elongation. Clear है? तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पे तो simple क्या लगा दो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो. एफ नेट क्या है? इस पे इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है kx, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एट mg इज इक्वल टू kx. ठीक है, एट दिस मोमेंट एफ नेट इज इक्वल टू है जीरो एंड वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है. अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम क्या आएगी. पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन. मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा? तो यहाँ पे अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखो क्या आ रहा है. तो यहाँ पे वी हैव टू फोर्सेस. कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा स्प्रिंग फोर्स. अब हम देखेंगे नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो when we are talking about maximum elongation, what is the change in kinetic energy? When we are talking about maximum elongation, what is the change in kinetic energy? So initially velocity is zero and at maximum elongation again velocity is zero. So delta ke क्या हो गया? Delta ke is equal to zero. Delta ke is equal to zero. अब यहां पे ये बताओ, mg is acting in this direction, displacement is happening in this direction, kx is acting in this direction throughout the process. From where to where? From v is equal to 0 to again v is equal to 0. From v is equal to 0 to again v is equal to 0 या L0 to L0 plus x max, है ना. Condition when the spring was in its natural length and the instant when spring has maximum elongated, है ना. तो up to this, in this interval क्या हो रहा है? kx is continuously acting in upward direction, displacement is happening in downward direction, work mg is acting in downward direction. It means work done by gravity कैसा होगा? It will be positive. Work done by spring force कैसा होगा? It will be negative. Clear है ये चीज? अब और डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं? We are working against spring. We are working against spring. We are elongating it. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग तो क्या होगा? नेगेटिव ही होगा ना. तो अब यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is equal to delta ke, and delta ke, the interval which we are taking, in that interval delta ke is zero. Initially velocity zero, finally velocity again zero, so delta ke is zero. So इसका मतलब work done by gravity is equal to work done by spring force. यही बोलना चाह रहे हैं हमें. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हम कितना मूव किए हैं? x max, है ना. क्या किया हमने? फ्रॉम दिस पॉइंट टू x max इलोंगेशन तक मूवमेंट हुआ है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mg into x max. ठीक है. वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग. वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर विथ माइनस. जो भी अगर नेचुरल लेंथ से हम x इलोंगेट कर रहे हैं या x कंप्रेस कर रहे हैं, क्या होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स. अगर आपको वैसे नहीं करना है तो क्या होगा? kx is the force, x is the dx is the displacement. Because force is a variable, we will do small work done and then summation. तो kx into dx, kx is in this direction, dx is in this direction, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस. इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to x max, तो क्या मिलेगा? mg x max is equal to माइनस हाफ, और यहाँ पे पहले से माइनस था,
ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये प्लस बन जाएगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक एक्स मैक्स कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स मैक्स इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई के। एक्स मैक्स इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई के। दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। ये एक अच्छा रिजल्ट है विच विल बी यूज्ड अ लॉट लेट इन योर लेटर चैप्टर्स। तो इसको याद रखो कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू mg बाई के, x इज इक्वल टू mg बाई के आया। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि व्हेन यू रिलीज द सिस्टम, तो इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, इक्विलिब्रियम मींस f net इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम मींस f net इज इक्वल टू 0, f net इज इक्वल टू 0 इज हैपनिंग एट x इज इक्वल टू mg बाई k। ठीक है, बट मैक्सिमम इलोंगेशन इज हैपनिंग एट 2mg बाई k। व्हाई 2mg बाई k, क्योंकि भाई एट इक्विलिब्रियम तो आया बट दैट ब्लॉक हैड गेन्ड सम वेलोसिटी। जब यहां से यहां पे आया और उस पे नेट फोर्स 0 हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट में आ जाएगा, लाइक उसके पास एक वेलोसिटी थी, सो इट केप्ट ऑन मूविंग फर्दर बिकॉज इट हैज सम वेलोसिटी, उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, सो इट विल कीप ऑन मूविंग, और फिर आफ्टर सम इंस्टेंट, आफ्टर 2mg बाई k, उस पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, एंड देन इट विल मूव बैकवर्ड या अपवर्ड। क्लियर है, तो 2mg k पे, 2mg बाई k पे इसका मैक्सिमम एलोंगेशन है, एंड mg बाई k पे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, या फिर f net इज इक्वल टू 0 है, f net इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। f net इज इक्वल टू 0 से पहले वाली सिचुएशन क्या है, बिफोर दिस इंस्टेंट mg is greater than kx, so there is a positive acceleration or there is a acceleration which is supporting the velocity, so velocity is increasing. After this instant mg is lesser, kx is greater, so acceleration is upward, so velocity will decrease. So up to this instant velocity will increase, after this instant velocity will decrease. So 0 to vmax, vmax to 0, and then backward, 0 to vmax, 0 to vmax, vmax to 0, and then backward. Clear है ये चीज? तो now we want to find out maximum velocity. तो क्या करो, अब हमने क्या किया, एक इंस्टेंट लिया when velocity, initial velocity was 0, final velocity was 0. ठीक है, और वहां पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। नाउ टेक अनदर इंटरवल, कौन सा, जब हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो यहाँ पे हमारे पास इलोंगेशन कितना है, mg बाई k है, तो सेम वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के ई। यही करेंगे सेम चीज, ट्राई करो इसको एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सेम चीज लगानी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वी डोंट हैव एनी अदर फोर्स इन दिस सिस्टम नाउ, है ना, तो सेम चीज लगाएंगे। क्या आया हमारे पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is equal to delta ke. Now this situation is happening when deformation is mg by k. तो work done by spring क्या हो, work done by gravity क्या हो जाएगा, force into displacement, displacement कितना है mg by k, plus work done by spring, work done by spring is minus half k x square mg by k square। जो भी नेचुरल लेंथ के बाद वॉट एवर डिफॉर्मेशन इज हैपनिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ इनटू दैट डिफॉर्मेशन स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वाज 0, फाइनल वाज हाफ m v max स्क्वायर, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जो जिस इंटरवल की हम बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आया m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k माइनस हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे k स्क्वायर k will get cancel, हाफ m v max स्क्वायर, सो m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k कॉमन आ गया 1 माइनस हाफ, तो ये बन गया, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, ये बन गया हाफ इज इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर, सो हाफ m gone, v max is g into root m by k, है ना, v max is g root m by k।
मैक्सिमम वेलोसिटी इज g into root m by k। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिमिलर ही है। सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, इनिशियली इट इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम इलॉन्गेशन। कंडीशन दो है हमारे पास, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है व्हेन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब म्यू 0 नहीं होगा, in that case there will be a work done by friction, or work done by friction will be opposite, because opposite I meant work done by friction will be negative। तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा इस साइड, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है? तो इसको भी सॉल्व करो दोनों केसेस। फर्स्ट व्हेन वेलोसिटी इज व्हेन म्यू इज 0 एंड सेकंड व्हेन म्यू इज नॉट 0। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगेन इसमें सेम सिचुएशन है। इन दिस केस force was mg which was continuously acting on this block. In this case force is F which is continuously acting on this block. What will happen? First this, because of this force, अभी यहाँ पे कोई force नहीं है, so because of this force block will start moving in this direction. This force is constant, तो क्या होगा, ये increase होगा slowly and it will reach to value equal to F, but वहाँ पे this block will gain velocity। यहाँ पे फिर से क्या होगा, step by step देखें तो पहले kx is equal to 0 and there is a F, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ब्लॉक इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो क्या होगा, kx विल स्लोली इंक्रीज, f इज अगेन कांस्टेंट, सो यहाँ पे अब क्या होगा, a net acceleration will be in this direction। Why? Because f is greater than kx, f is greater than kx, this kx is slowly increasing, so अभी तो f is greater than kx, so क्या होगा, a net will be in this direction, इधर रहेगा net acceleration, so velocity will increase। फिर उसके बाद क्या होगा, kx because it is continuously increasing, at some instant it will become equal to f, it means f net is equal to 0, just for that instant f net is equal to 0, a net is equal to 0। क्लियर है? आफ्टर दिस क्या होगा, kx is again, but यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी is not 0, it is basically maximum, velocity is maximum। वो भी सेम ही केस है ना, हमारा पहले केस क्या था, वर्टिकल में था एंड फोर्स वाज mg, अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल में है एंड फोर्स इज f, सो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। आफ्टर दिस kx इज नाउ ग्रेटर देन f, सो f net will be in this direction, a net will be in this direction, velocity will start decreasing। तो up to this instant velocity increased, after this instant velocity is decreasing। फिर क्या होगा, एक इंस्टेंट आएगा when again kx तो ग्रेटर देन f ही है, f net ये सब सेम है, velocity will become 0। Why? Because acceleration was in this direction and velocity is in, velocity कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, velocity इस डायरेक्शन में है, velocity इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? Velocity was in this direction, but now kx is greater than f, so acceleration is in this direction, so after some time velocity will become 0, but up to this instant velocity was in this direction only, after this velocity will become negative। तो ये कौन सा मूवमेंट है, when elongation is maximum। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, आना तो चाहिए वही maximum elongation will be, उसमें क्या था 2mg/k था, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2f/k, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा के ई। डेल्टा के इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0, मतलब डेल्टा के ई इज 0। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0, डेल्टा के ई इज 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जब हम x max की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -12 k x max स्क्वायर, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स। So this force is in this direction, displacement is happening in this direction. How much displacement has happened? X max. So क्या आ जाएगा, F into X max is equal to 0. तो क्या आया, एक कैंसिल हो जाएगा, F is equal to -12 k X max। तो X max आ गया हमारे पास 2f divided by k। मैक्सिमम elongation कितना आ गया, 2f divided by k। और उसके बाद अगर आप वेलोसिटी मैक्सिमम निकालोगे तो सेम वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम जब हमारे पास क्या कंडीशन है, f net is equal to 0, it means kx is equal to f, it means x is equal to f by k। अगेन हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली क्या थी 0, फाइनली क्या है, हाफ mv max स्क्वायर, तो हाफ mv max
स्क्वायर माइनस 0। वर्क डन बाई फोर्स क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, F बाई के, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर विथ अ माइनस, तो माइनस हाफ के एक्स कितना है, एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ गई, इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर इंटू एम। यहां से यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है? नाउ वी आर टेकिंग द केस व्हेन देयर इज अ म्यू विच इज नॉन जीरो। तो यहां पे बस एक फैक्टर आ जाएगा कि इधर जो फोर्स लग रहा है के एक्स, उसके अलावा देयर विल बी अ फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी। सो म्यू एम जी फोर्स हमेशा लगता रहेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा माइनस म्यू एम जी, मतलब एक वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स मैक्स। क्लियर है ये चीज? सिर्फ हम क्या कर रहे हैं भाई, दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट, व्हेन ब्लॉक हैज स्टार्टेड मूविंग, तो फिर वो फोर्स, ये फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहेगा ना, दैट इज म्यू एम जी। तो माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स मैक्स विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा माइनस म्यू एम जी, ये कैंसिल हो गया, सबका एक एक कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया इन सेकेंड केस इट इज एफ इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स और प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे म्यू एम जी। ठीक है? सो एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स, तो यहां से हमारे पास एक्स मैक्स इज इक्वल टू आ गया एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के। क्लियर है? सिमिलरली आप यहां पे भी वही टर्म डाल सकते हो, माइनस म्यू एम जी एक्स एफ बाई के। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास V मैक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो व्हेन यू हैव अ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वहां पे आपका एक फ्रिक्शन की वजह से एक लॉस हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये लॉस है, और जैसे ये जो फ्रिक्शन में जो लॉस होते हैं, मतलब जैसे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है और साउंड भी जनरेट हो रहा है, साउंड भी जनरेट होता है, तो यहाँ पे एज अ हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है। थोड़ा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो जितना वर्क डन फ्रिक्शन करता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगेन इन दिस केस वी हैव अ स्मूथ फ्लोर एंड देन वी आर टेकिंग इट एज अ रफ फ्लोर। So we have to find out the velocities of blocks when 30 kg has descend by 10 meter. When this block has come down by 10 meters, at that instant what will be the velocities of 10 kg block and 30 kg block? So first we have to take mu is equal to 0. First we have to take smooth floor. So what exactly is happening? There is no friction in this part and we are taking this complete as a system. Then work done by tension force will be 0. ये एकदम शुरू में पढ़ा था हमने। ठीक है? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी 0 व्हेन वी टेक द कंप्लीट सिस्टम एज 1, व्हेन वी टेक कंप्लीट सिस्टम एज 1। तो व्हेन वी आर टेकिंग दिस कंप्लीट एज 1, तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज डूइंग सम वर्क, वो है mg, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या करें इस क्वेश्चन में हम लोग। फिर से हम वही लगाएंगे भाई, work done by gravity and then these blocks have gained some velocity. So कितना velocity gain करेंगे? So work done by gravity is equal to change in velocity of the two blocks. क्योंकि हम we are taking both the blocks in the system, so we have to take kinetic energy of both the blocks. So when there will be some work done by gravity, the velocity of the block will change, and work energy theorem से we will relate velocity and the displacement in vertical direction or in the direction of gravitational force. So try करेंगे इसको भी, देखते हैं solution। So when this block has moved down by 10 meters, 10 meters जब गया तो यहाँ पे क्या है, एक फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन which is in the downward direction and displacement is 10 meter। ठीक है? तो only work is done by this force। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, is it doing some work? No. mg? No.
टेंशन, डेफिनेटली टेंशन का सारा वर्क डन विल बी 0. But this force, this mg, it is doing some work. When we are moving down, when this block is moving down by 10 meters, तो क्या होगा? There will be some work done. But can you see this problem is of constrained motion. यहाँ पे पुली है, जब ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे कुछ different motion है. This block has some different motion. Can we relate the motion? If this block is moving down by 10 meters, ये block इधर कितना जा रहा है? Can we find out that? क्योंकि उसकी हमें जरूरत कब पड़ेगी? उसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे. नाउ इन दिस केस इवन इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. इवन इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वी जस्ट डोंट वांट टू नो. लेकिन व्हेन यू हैव टू रिलेट द वेलोसिटी, बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी इसकी भी फाइंड आउट करनी है, इसकी भी फाइंड आउट करनी है. सो वी नीड वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एज वेल एज दिस ब्लॉक. सो वी कैन reduce the variable by using constrained motion. So if this block is moving down, let's say इसकी velocity है v. If this block is moving down with velocity v and this block is moving in this direction with velocity v dash, can you relate this? कोशिश करो, क्या आएगा equation? What will be the equation या relation between v dash and v? Just try to find it out. So देखेंगे यहाँ पे, when this block is moving down with v, in 1 second it will move down with by distance v. ठीक है. सो ये v से नीचे आया, ये पुली भी, पुली इज अटैच्ड टू दिस ब्लॉक, दिस पुली हैज कम डाउन बाय v. तो यहाँ पे v इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे v इज रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे v इज रिक्वायर्ड. करेक्ट. व्हेन दिस ब्लॉक हैज मूव्ड डाउन बाय v, v एंड v. क्लियर है. एंड व्हेन दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बाय v डैश, इन 1 सेकंड इट विल मूव बाय v डैश. तो पुली विल आल्सो मूव बाय v डैश. तो यहाँ पे v डैश खाली, यहाँ पे v डैश खाली. ठीक है. We have v dash, total 2 v dash. So when this is moving down with v, 3v length of string is required, and when this is moving in this direction by v dash, 2v dash of spring is getting free. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? Because the string is not going to get slack, string is inextensible. So whatever string is required, that much string should be supplied. So 3v is required, 2v dash is being supplied. So v dash is equal to कितना आया? 3v divided by 2. 3v divided by 2. So relation between velocities of two blocks is like this. So एक की velocity अगर v है, if this block has velocity v, इसकी velocity क्या हो जाएगी? 3v divided by 2. Its velocity is 3v divided by 2. Now we can write the equation of work energy theorem, और उसमें हमारे पास वेलोसिटीज है, काइनेटिक एनर्जी है. सो क्या करेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी या डेल्टा के ई ऑफ ब्लॉक 1 प्लस डेल्टा के ई ऑफ ब्लॉक 2. इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स वाज 0. सो डेल्टा के ई क्या जाएगा? फर्स्ट विल सी वर्क डन बाय ग्रेविटी. सो 300 into 10 into, okay, 300 was force and 10 was displacement. So this is the work done by gravity. Half m30 v square plus half 10 3v by 2 square. Can you find out velocity now? यहाँ पे सिर्फ v square का टर्म है, सबको कैंसिल करेंगे जो भी वैल्यूज है हमारे पास. तो क्या आ जाएगा? 1 10 गया यहाँ से, हमारे पास आ गया 3 by 2 v square plus 9 by 8 v square. इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? 21 by 8 v square is equal to 3000. ठीक है, v square आ गया अपने पास. क्लियर. नाउ व्हेन mu is equal to 0.1, when mu is equal to 0.1, it means friction is there between these two this block and this surface. So there will be a work done by friction which will be lost. है ना, गायब हो जाएगा, वो एनर्जी चली जाएगी. यहाँ के फ्रिक्शन में ब्लॉक को जब खींचेंगे तो कुछ आवाज, कुछ साउंड भी आएगा और कुछ हीट भी जनरेट होगी. तो दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग टू गेट रिलीज, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट. तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी था. एक आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 10 हुआ है, इफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी इज दिस, देन डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या आएगा? x dash is equal to 3x by 2. It means 3 into
x is 10 divided by 2 मतलब 15 मीटर. So when this block is moving down by v, this block is moving, sorry, then when this block is moving down by 10, this block is moving down by 15 meters. क्लियर है? So जो हम इंटरवल लगा रहे हैं, इंटरवल क्या था? When this block is moving down by 10, उतने में ये ब्लॉक ने चल लिया 15. So displacement of this block is 15. So force is friction, displacement is 15. Both are in opposite direction. So यहाँ पे क्या जाएगा? Minus mu is 0.1, m is 10, g is 10, displacement is 15. So this much amount will get minus. So हमारे पास आ गया ये 150. तो 3000 minus 150. उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज वेलोसिटी का इक्वेशन तो वही रहने वाला है. वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पे v है तो इसका 3v/2 होगा. क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड देन अगेन विल सॉल्व. We can solve same problems with a new concept, maybe easier concept, and we'll try to solve some more problems. Thank you.